के अंदर रैशेज अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्किन के ऊपर रैशेज अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे खुजली के साथ में। प्लस ये जो रैशेज होंगे ये धीरे धीरे ये क्या पड़ जाते हैं, पेल, यानी इनके अंदर पस भी पड़ जाती है और ये इन्फेक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टिव, और इनमें पेन होने लग जाता है। तो ये अवस्था हो गई स्टेज 1। दूसरी अवस्था होती है कि जब ये सिम्टम्स और भी ज़्यादा क्या होने लग जाते हैं, सिवियर, क्या होने लग जाते हैं, सिवियर, एग्रेसिव। अगर हेडेक हो रहा है तो हेडेक और तेज़ी से और फ्रिक्वेंटली होने लग जाएगा, तो इसमें भी हेडेक्स होते हैं। ठीक है, हेडेक्स। और ये हेडेक किसी भी प्रकार की पेन किलर से नहीं जाते हैं, और हमें दिन में ही ऐसा लगेगा, डे टाइम के अंदर ही हमें नींद आने लग जाएगी। मतलब आपका जो स्लीपिंग बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप अगर आप दिन में सो रहे हैं तो नाइट टाइम के अंदर आपको क्या हो जाएगा, इंसोम्निया। क्या हो जाएगा, इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब रात में नींद नहीं आएगी। अब ये नींद की फ्रीक्वेंसी, नींद आना भी बढ़ेगा। अगर आप दिन में सो लिए तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, और उस अवस्था को बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया नींद ना आना, ठीक है। लेकिन दिन में आपको क्या आने लग गई है, नींद आने लग गई है। इसके अलावा आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, आपके मूड में चेंज आ जाएंगे, आपका व्यवहार में चेंज आएगा, बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है। मूड स्विंग्स, आप चिड़चिड़ा महसूस करेंगे, कभी रिलैक्स हो जाएंगे, कभी चिड़चिड़ा। मूड स्विंग्स यानी मूड का कम टाइम के अंदर थोड़े थोड़े टाइम में बदलना। कभी आप अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं, कभी आप हेडेक हो रहा है तो चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं। इसके आधार पर आपके व्यवहार में भी चेंज आने लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये ब्रेन को इफेक्ट करता है। आप बीमार महसूस करेंगे तो आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं, ठीक है। प्लस इसके अंदर अगर ये कहाँ पर पहुँच गया, ब्रेन में पहुँच गया, तो दौरे भी पड़ सकते हैं, सीजर्स भी आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं अचानक, सीजर्स, ठीक है। ये हो गई इसकी स्टेज 2। क्या हो गई, स्टेज 2। अब मैं इसकी लास्ट और फाइनल स्टेज की बात करूंगी। वो स्टेज है इसकी स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 में सीजर्स आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी दौरे पड़ना, ठीक है। अचानक से बेहोश हो जाना, अचानक से बेहोश हो जाना और कुछ समय बाद वापस ठीक हो जाना। लेकिन अब यहाँ पर सिम्टम्स की सीवियरिटी और बढ़ती जाएगी, ठीक है। हेडेक्स फ्रीक्वेंट होने लग जाएंगे, और ज़्यादा हेडेक्स होने लग जाएंगे, और दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। थर्ड, अब आपके स्लीपिंग बिहेवियर में ये चेंज आएगा। पहले आप थोड़े समय के लिए सो रहे थे, अब धीरे धीरे आप स्लीपिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी आपको नींद आने का समय बढ़ जाता है, जिससे आप क्या हो जाते हैं, बिल्कुल आलसी, लिथार्जिक हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता, बिहेवियरल चेंजेस आने लग जाते हैं। ये हो गया आपका फोर्थ इसके स्टेज, जो मैं बात कर रही हूँ बार बार। स्लीपिंग बिहेवियर इतना बढ़ जाता है, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट लीड्स टू दी कोमा। कोमा, कोमा को क्या बोलते हैं आप हिंदी में, चिर निद्रा, या ऐसी नींद जिससे उठने का कोई समय नहीं है, ठीक है। अगर ये ब्रेन के अंदर पहुंच गया तो ये धीरे धीरे न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से सीजर्स आने लग जाते हैं, कॉन्वल्यूशंस आने लग जाते हैं, और धीरे धीरे इंसान कोमा की तरफ जाता है। अब ये कोमा पहले थोड़े पीरियड के लिए होता है, उसके बाद में ये कोमा का टाइम बढ़ जाता है, और जब ये कोमा का टाइम बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली क्या हो जाती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसके अलावा अगर ये दूसरे लंग्स में पहुंच जाता है, लिख लीजिए, मैं यहीं पे बताऊंगी इसके सिम्टम्स। अगर ये दूसरे ऑर्गन्स में पहुंच जाता है, जस्ट अ सेकेंड, दूसरे ऑर्गन्स में, जैसे ये लंग्स में पहुंच गया फॉर एग्जांपल, तो लंग्स के अंदर कॉज कर देता है हिपैटोमेगैली। क्या कॉज करता है, हिपैटोमेगैली, अर्थात लंग की साइज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लंग्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो उसे बोला जाता है हिपैटोमेगली। और समटाइम्स इट ऑल्सो कॉज कार्डियक फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, यानी आपका जो हार्ट पंपिंग होगा उसको वो रोक देता है, हार्ट पंपिंग रोक देता है, और हार्ट पंपिंग रुक जाने से, कार्डियक अरेस्ट हो जाने से हमारी डेथ हो जाती है, मृत्यु, पर्सन की मृत्यु या पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके हैं, ट्राइपेनोमेगैली
सोमा के हैं। ट्राइपेनोसोमा जो बीमारी कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस उसके हैं, ठीक है, जिसको हमने डिफरेंट चरणों के अंदर स्टडी किया, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी आप उसको किन लक्षणों के आधार पर आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि ये बीमारी है। हेडेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, फेस पे स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, लंग्स ढंग से काम नहीं करेंगे, आरबीसी का, अब ये मैं आपको बताती हूँ, अब इसका अपन क्या करते हैं, आरबीसी जो होते हैं आरबीसी के अंदर ये दिख जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। या जस्ट हैव अ लुक, इसका फिर टेस्ट और इसकी अपन इलाज की बात करेंगे। जस्ट हैव अ लुक। अब इसे पहचाना कैसे जा सकता है, आइडेंटिफाई डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, बाय दी ब्लड टेस्ट। क्या करा जाता है, ब्लड टेस्ट, ब्लड का स्मेयर बनाया जाता है, एक थिन फिल्म बनाई जाती है और उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी जाती है। क्या करी जाती है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये ट्राइपेनोसोमा गैम्बीन्स दिख रहे हैं आपको, ये ट्राइपेनोसोमा गैम्बीन्स कौन सी फॉर्म है, जल्दी से बताओ, ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म, ठीक है। ये ह्यूमन के ये आरबीसी हैं, ठीक है, और आरबीसी के अंदर ये पाए जा रहे हैं। इसके अलावा कौन सी फॉर्म प्रेजेंट है, देखिए ज़रा इसकी डिफरेंट फॉर्म्स, शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म, कौन सी, इसकी जो मध्यस्थ अवस्था है शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म भी इसमें पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी रहेगी, जैसे पहले बताया था, ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म, जो कि वेक्टर सेट्सी फ्लाई से इसमें ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसको इसलिए आइडेंटिफाई नहीं कर पाता क्योंकि इसके जो फ्लैजिला हैं और इसकी जो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, दूसरे, मतलब ये जो ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म है ये दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे इम्यून सिस्टम नहीं पहचान पाता, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड के अंदर, ब्लड स्मेयर के अंदर ये ट्राइपेनोसोमा दिखाई देते हैं। दिस इज लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म, ठीक है, दीज आर योर आरबीसीज। ये इसका क्लासिफिकेशन है, आप चाहें तो उतार लीजिए, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसके ऊपर का जल्दी से बताइए आप मुझे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम प्रोटेस्टा, सब किंगडम प्रोटेस्टा, ठीक है। इसकी सुपर क्लास क्या थी, जल्दी से बताइए, सुपर क्लास मैस्टिगोफोरा, क्या थी, मैस्टिगोफोरा, एंड क्लास इज ज़ूमेस्टिगोफोरा। आई बात आपको समझ में, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, प्लास्टिडा। अब हम बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन की, जो कि मैंने आपको बताया, एक तो कौन सा तरीका होता है एग्जामिनेशन का, बाय मेकिंग दी, जस्ट अ सेकेंड, कौन सा तरीका होता है इसका, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़। पहला तो हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी लक्षणों के आधार पर, और लक्षण मैं आपको सारी अवस्था के बता चुकी हूँ मैनिफेस्टेशन के आधार पर। दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़, जिसमें ब्लड स्मेयर बनाया जाता है और माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा जाता है, उसमें पैरासाइट की प्रेजेंस बताती है कि यू आर इन्फेक्टेड विद ट्राइपेनोसोमा। थर्ड, एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट, कौन सा होता है, एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। इसमें पैरासाइट के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन की उपस्थिति एंटीजन के द्वारा एंटीबॉडी के द्वारा पताई लगाई। एंटीजन विल बाइंड विद एंटीबॉडी and this will result into positive test for the trypanosoma presence in the blood, in the patient's blood. तो कौन से टेस्ट हो गए ये, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, माइक्रोस्कोपिक और एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। इसके अलावा अब हम इनकी प्रिकॉशन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए। पहली चीज़, इसके वेक्टर को कंट्रोल करिए, यानी वेक्टर इसका क्या है, सेट्सी फ्लाई, क्या है, सेट्सी फ्लाई। और सेट्सी फ्लाई जहाँ पर पाया जाता है, यानी सेट्सी फ्लाई जो स्टेजेस होती है इसकी डेवलपमेंट की,
यानी इसके आवास को आप नष्ट कर दीजिए। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अगर वेक्टर नहीं होगा तो ट्राइपेनोसोमा ह्यूमन के अंदर आगे पास ऑन नहीं हो पाएगा, उसे होस्ट नहीं मिलेगा, वो वहीं की वहीं इस सेट्सी फ्लाई के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। प्लस आसपास जो भी है पानी जमा नहीं होना चाहिए, तो आप अवॉइड कलेक्शन ऑफ वेस्ट वाटर, जहाँ पे ये मक्खी वेस्ट वाटर और डिचेस, कोई भी ऐसी सामग्री। थर्ड प्रिकॉशन, अपना खाना पीना आप ढक के रखें। इसका सिर्फ एक तरीका है फैलने का, वो भी वेक्टर के साथ। एक तरीका जिसको बहुत कम चांसेस बोलते हैं, जिसके थ्रू ये ट्रिपैनोसोमा फैलता है, उसे हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या बोलते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अर्थात जब किसी पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो डोनर उसे ब्लड डोनेट करता है, तो उस ब्लड को डोनेट करने से पहले चेक करना चाहिए कि उस ब्लड के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, अगर वो क्लीन है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की फॉर्म नहीं पाई गई ट्राइपेनोसोमा की, दैन दिस ब्लड इज ओके टू गिव टू दी पेशेंट जिसको आवश्यकता है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये बीमारी फैलती है। तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें तो सावधानी क्या बरतनी चाहिए? प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट की जांच करनी चाहिए कि इसी के ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, या जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसे इस प्रकार के लक्षण तो उत्पन्न नहीं हुए स्लीपिंग सिकनेस वाले। ठीक है, तो ये हो गई सावधानियाँ इसकी। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय जो सेट्सी फ्लाई का आवास है उसको नष्ट कर देना, जो आसपास की वेजिटेशन है उसे भी नष्ट कर देना, वेजिटेशन डिस्ट्रक्शन। ठीक है, प्लस फोर्थ, जितना भी आप फूड मटेरियल होता है, आपका खाद्य पदार्थ होता है, क्योंकि मक्खी क्या करती है? खाद्य पदार्थों के ऊपर आकर बैठती है, तो खाद्य पदार्थों को कवर करके रखें। इट शुड बी कवर्ड। योर वाटर शुड बी बॉइल्ड। पानी कैसा होना चाहिए? या तो फिल्टर्ड या उसे बॉइल्ड करके पीना चाहिए। ये सारे प्रिकॉशन जब आप काम में लेते हैं, जो आज की तारीख में भी वर्किंग है, किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए ये सारे प्रिकॉशंस लागू होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके प्रिकॉशंस। तो ये आप इस बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। कौन सी बीमारी? स्लीपिंग सिकनेस। दूसरा नाम क्या था? ट्राइपैसोमियासिस। लेट्स टेक आउट दी ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो मैं आपको दे रही हूँ, इसकी लाइफ साइकिल का। जस्ट अ सेकेंड। एक तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए या ये आप बना लीजिए। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइपैनोसोमा। ठीक है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। लाइफ साइकिल के अलावा मैंने इसकी डिफरेंट फॉर्म्स का भी शेयर कर दिया था डायग्राम। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। क्या बात करेंगे? ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट में आप कौन सी चीज़ काम में लेंगे? ऑफ कोर्स ड्रग्स काम में लेंगे। ठीक है, उन ड्रग्स का नाम आप लिख लीजिए, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, जो ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स काम में ली जाती है। ट्रीटमेंट यहीं पर लिख लीजिए, ट्रीटमेंट। उन ड्रग्स को बोला जाता है एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स या मेडिसिन्स। एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स में नंबर 1 है आपका SURAMIN, सुरामीन। नंबर 2 पेंटाअमीडीन। नंबर 3 एफ्लोऑर्निथीन। ये 3 स्पेसिफिक ड्रग्स यूज़ करी जाती है ट्राइपैनोसोमा को मिटाने के लिए या उसे नष्ट करने के लिए। लेकिन एक बार ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाता है तो इसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी ड्रग्स। और लास्ट में एक और वर्ड आता है, इसका बहुत प्यारा शब्द है, प्रोफाइलैक्सिस। वही आप बीमारी होने से पहले कैसे बच सकते हैं या कौन सी चीज़ कर सकते हैं, जिसे मैंने प्रिकॉशन के रूप में बोला था। पर्सनल
हाइजीन, और हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे, हाथ धोते रहे, ठीक है, खाने को ढक के रह के, कहीं ऐसी जगह हाथ ना लगाए जहाँ से इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ती है। दूसरा, अगर ऐसी जगह पर बहुत सारी फ्लाइज है जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है तो उस जगह को क्या कर देना चाहिए, वहाँ से ह्यूमन पॉपुलेशन का आइसोलेशन कर देना चाहिए, यानी वहाँ से ह्यूमंस को मूव ऑन कर देना चाहिए, वहाँ से वो हट जाएं। प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात मैंने आपको बता दी। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें बीमारी होने की संभावना कम होगी। तो दिस इज़ होल अबाउट ट्राइपेनोसोमा गैम्बीन्स, जो कि एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोन है। आपके कोर्स में एक और फ्लैजिलेट प्रोटोजोन है लेशमानिया, उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस। थैंक यू।